नमस्कार, आदाब, प्रणाम। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने तापमान शुरू किया हुआ है। हमने देखा था कि जलवायु के, मौसम के कई घटक हैं, जिनमें से तापमान एक है। तापमान कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल से लेकर संताप मंडल से लेकर बाह्य मंडल तक तापमान में कैसे वृद्धि होती है और उसमें कैसे घटोतरी होती है, ये हमने देख लिया था। आज हम करने वाले हैं कुछ चीजें जिसमें हम लोग देखेंगे कि पूरे धरती पर तापमान का वितरण किस तरीके से है। जैसे हम लोगों ने पहली क्लास में भी बात करी है कि सौर विकिरण किस तरीके से तापमान को बढ़ाती हैं। सौर विकिरण लास्ट में क्या बन जाती हैं, अंत में क्या बन जाती हैं, पार्थिव विकिरण। और धरती का जो तापमान है वो अगर बढ़ता है तो वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि जाने वाले जो पार्थिव विकिरण है उनको रोक लिया जाता है किनके द्वारा? ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। ये हमने कर लिया था कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, और साथ में कि किस तरीके से विशिष्ट ऊष्मा महाद्वीपों की अलग होती है और महासागरों की अलग होती है। महाद्वीपों की थोड़ी सी कम होती है। अगर आपको महाद्वीप के किसी भी क्षेत्र का तापमान बढ़ाना है जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपको जितनी ऊष्मा उनको देनी होगी उसको हम कहते थे विशिष्ट ऊष्मा। समान है आपका महासागरों के लिए भी। तो उन्हीं सभी अवधारणाओं को इस्तेमाल करके, का प्रयोग करके हम आज करने वाले हैं तापमान का वितरण और कुछ समताप रेखाएं और कुछ थोड़े से अपवाद हैं कि जैसे हम कहते हैं कि क्षोभ मंडल में अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो तापमान में कमी आती है सामान्य ह्रास दर से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जब तापमान में कमी नहीं आती है, जैसे आप क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं। तो वो क्या अपवाद हैं, उनके क्या कारण हैं, उनको भी हम देखेंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम करेंगे शुरुआत में तापमान का वितरण कि पूरे विश्व में, पूरे धरती पर तापमान का वितरण कैसे है, कहाँ तापमान ज़्यादा है, कहाँ तापमान कम है, और तापमान संताप रेखाएं जो हैं वो किस तरीके से भिन्न होती हैं अगर वो महाद्वीपों पर हैं और अगर वो महासागरों में हैं। चलिए, इसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देना चाहती हूँ कि जो हम आगे प्रयोग में लेकर आएंगे। जैसे तापमान हम लोगों ने शुरू कर दिया, हमने ये देखा था कि जो तापमान है वो कई चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। जैसे तापमान किसी भी जगह पर क्या दर्शाता है कि उस हवा में कितना ज़्यादा नमी को रोकने की ताकत है, उसकी कितनी क्षमता है कि जितना ज़्यादा तापमान होगा किसी भी पवन का, किसी भी हवा का, उतना ही ज़्यादा उसमें नमी को अपने पास रखने की क्षमता भी होती है, जल वाष्प रखने की क्षमता भी होती है। एक तो ये हमने देखा था। और तापमान के बढ़ने के साथ साथ जो आपकी ये आर्द्रता है ये भी बढ़ती है, क्योंकि इसे ही हम क्या कहते हैं? जल वाष्प। कि जितने भी आपके ये हवा है, जो पवन है, जो आपकी वायु है, उसमें कितने जल वाष्प हैं उसे हम कहते हैं आर्द्रता। तापमान आप बढ़ाओगे उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी और आर्द्रता भी साथ में बढ़ती चली जाएगी। ये हमने देखा था। साथ में हमने ये देखना है कि आर्द्रताओं के कितने प्रकार हैं और कौन सी आर्द्रता तापमान के बढ़ने या घटने से प्रभावित होती है, उसको हम देखेंगे। जैसे अगर हम कहें कि किसी भी बादल के बनने के लिए क्या उत्तरदायी है, तो हम क्या बोलेंगे कि बादल के बनने के लिए जलवाष्पों का होना उत्तरदायी है, का होना जरूरी है। और साथ में जो आपके जो आर्द्रता ग्राही नाभिक थे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो थे, उनका होना भी जरूरी होता है। ये दो चीजें थी। लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद भी जो वर्षण है, जो बादल है, वो कैसे बनता है और वर्षण करता है, वो हमें देखना पड़ेगा पहले। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि तापमान से प्रभावित कैसे आर्द्रताओं का प्रकार है। अगर मैं आर्द्रताओं की बात करूं तो यहाँ पर 3 प्रकार की आर्द्रताएं हैं। जैसे सबसे पहली है आपकी निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि 1 लीटर पानी है, उस लीटर पानी में कितना ग्राम आपका जलवाष्प है उसको हम कह देते हैं कि वो है आपकी निरपेक्ष आर्द्रता। जैसे ये आपकी 1 लीटर की बोतल है ना, इसकी बोतल है ये, और उसमें अगर जलवाष्प आपके 15 मिलीग्राम है, इसका मतलब निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है इसकी? 15 मिलीग्राम। और वैसे ही अगर मैं 1 लीटर बोतल की और बात करूं, उसमें जलवाष्प कितने हैं? कम से कम 30 मिलीग्राम। तो निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है आपकी? 30 मिलीग्राम। तो जितना भी उसका ग्राम है, लेकिन उसको हम आयतन के हिसाब से माप रहे हैं फिर, कि आयतन 1 लीटर है और उसमें कितना उनका ग्राम उपस्थित है, उसे हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता।
जितना ज्यादा जलवाष्पों की संख्या होती है उतनी ही ज्यादा वर्षण की जो तीव्रता है वो भी उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर ये ज्यादा होगी तो ज्यादा बादल बनेंगे, ज्यादा बारिश होगी। तो अगर ये ज्यादा होगी तो बारिश भी ज्यादा होगी। लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी कौन बताएगा? बारिश होगी, ज्यादा होगी कम होगी किसने बता दी? निरपेक्ष आर्द्रता ने। लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी कौन बताएगा? ये बताया जाता है किसके द्वारा? सापेक्ष आर्द्रता के द्वारा। इसे हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। देखिए ये क्या होती है? जैसे हमने अभी बात करी थी कि जैसे तापमान आपका बढ़ता है वैसे ही वायु में जलवाष्पों को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं, अभी मेरे पास तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें जलवाष्प हैं इतने और इतने ही रह सकते थे कि इसमें आप मान लीजिए कि 100 यूनिट जो जलवाष्प हैं वो रह सकते थे और उतने ही हैं। तापमान बढ़ा दिया मैंने, 10 से कर दिया मैंने 20 डिग्री, तापमान बढ़ गया, नमी को रखने की क्षमता बढ़ गई। तो क्षमता तो है इतनी लेकिन जलवाष्प है इतने। फिर आगे चलते हैं, तापमान मैंने बढ़ा दिया और 30 डिग्री कर दिया मैंने, तो क्षमता और बढ़ गई, जलवाष्प उतने ही है। ये तो हमें कंसेप्ट क्लियर है, अवधारणा क्लियर है कि किस तरीके से तापमान के साथ साथ नमी को रखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब ये आर्द्रता होती क्या है? देखिए इसको हम लिखते हैं कि हम ऊपर लिखेंगे कि कितने जलवाष्प जो हैं वो उपस्थित हैं। जितने जलवाष्प उपस्थित होंगे उनको हम लिखेंगे ऊपर, और कितने जलवाष्प कुल मिलाकर आ सकते हैं जो इसमें इतना ये सोख सकती है, उसे हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। कितने जलवाष्प उपस्थित हैं और कितने कुल आ सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बात करी कि इस तापमान पर 100 यूनिट जो जलवाष्प है वो आ सकते हैं और उतने ही हैं, तो 100 उतने ही हैं। आप भी कितने सकते थे? 100। अगर प्रतिशत निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी? इसको 100 से गुना कर दूंगी मैं, तो इसका मतलब सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो गई आपकी? 100%। तापमान बढ़ गया, इसमें अब क्षमता बढ़ गई। क्षमता हो गई कि है तो अभी भी 100 ही, लेकिन तापमान के बढ़ने की वजह से क्षमता बढ़ गई। वो अब कर सकती है, अपने पास रख सकती है 200। कन्वर्ट कर दो प्रतिशत में, कितना हो गया आपका? 50%। तो ये है आपकी सापेक्ष आर्द्रता। तापमान और बढ़ गया, अब जो है इसकी क्षमता है 300 की, है इसके पास 100 ही अभी भी, तो निकालेंगे प्रतिशत, कितना है आपका? 33%, है ना। तो अगर आप देखो जितना जलवाष्प हमारे पास थे हम उनको नहीं परिवर्तित कर रहे, वो उतने ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन हम तापमान को बढ़ा रहे हैं बस। तो तापमान के बढ़ने के साथ उतने ही जलवाष्पों की संख्या होते हुए जो आपकी सापेक्ष आर्द्रता है वो हो जाती है कम। ध्यान रखेंगे, जलवाष्प उतने ही रख रहे हैं, बस तापमान को ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए आपकी जो सापेक्ष आर्द्रता है वो कम हो जाती है क्योंकि क्षमता बढ़ जाती है वायु की। तो ये होता है आपका सापेक्ष आर्द्रता या अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता है, ये किस प्रकार से जो वर्षण है, जो बादल है, उनके बनने के लिए उत्तरदायी है। देखिए हमें पता है कि बादल कैसे बनते हैं। एक चीज है, अगर हम देखें इसमें कि बादल कैसे बनते हैं, हम देखते हैं कि ये आपका धरती का धरातल है, ये इसका धरातल वाला क्षेत्र है। इसमें कई सारे जो आप कह लो कि ये हैं झीलें, ये हैं आपकी नदियां, ये बह रही हैं सारी, और तापमान है कई ज्यादा। जब तापमान कहीं ज्यादा होगा तो क्या होता है, आसपास के जितने भी आपका, एक तो ये पानी है, ये इसका हो जाता है वाष्पीकरण। इस वाष्पीकरण के होने की वजह से जितने भी आपका ये पानी है वो बदल जाता है किसमें? जल वाष्प में। जल से बदल गया ये जल वाष्प में, ऊपर जाएगा ये जल वाष्प, यहाँ पर उपस्थित है। इसके आसपास भी क्या थे आपके? आर्द्रता ग्राही नाभिक थे, जिनके आसपास जाकर ये जो जल वाष्प हैं वो चिपक जाते हैं, एक बूंद बन जाती है। फिर एक बूंद जो है दूसरी बूंद से टकराती है तो बड़ी बूंद बन जाती है।
ऐसे कर करके ही क्या बन जाते हैं, आपके बादल बन जाते हैं। और जब उन बादलों में इतना ज़्यादा भार हो जाता है कि वो इस बूंदों को अपने पास नहीं रख सकते, तो वो क्या करते हैं, उनको गिरा देते हैं। इसे हम कहते हैं बारिश, इसे हम कहते हैं वर्षण। तो ये सब हुआ इस तरीके से। लेकिन ये शुरू कब होगा? देखिए, जलवाष्प जो है ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ गए। हमें पता है जब जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे तापमान जो है हमारा कम होना शुरू हो जाता है। अगर तापमान कम होगा ऊपर जाते हुए, तो वायु की जलवाष्प को रखने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर तापमान था 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें जलवाष्प रखने की क्षमता थी 100, और थे कितने, 50 थे। ऊपर जाओ, तापमान क्या है, कमी आएगी तापमान में, यहाँ हो गया वो 40 डिग्री। अभी भी जलवाष्प कितने ही हैं, 50 हैं। रख कितने सकती है ये, 70। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ गए, मान लेते 30 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंचे, अभी कितने हैं, 50। रख भी कितनी सकती है, 50 ही। जब कोई वायु, जब कोई हवा, जितने जलवाष्प उसके पास हैं और उतने ही वो रख सकती है, तब शुरू होती है आपका संक्षेपण या संघनन, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन इंग्लिश में। अब देखिए होता कैसे है ये। अगर हम बात करें कि तापमान जैसे जैसे आपका घट रहा है, वैसे वैसे जो जलवाष्पों की क्षमता है, जलवाष्प रखने की क्षमता जो है वायु की, वो कम होती चली जा रही है। ये तापमान ऐसा तापमान है जब जितने जलवाष्प इसके पास होने थे उतने ही हैं उसके पास। तब शुरू होता है कि ये जलवाष्प आसपास जितने भी आपके ये आर्द्रताग्राही नाभिक थे, जो ये नाभिक थे, न्यूक्लियाई थे, इनके साथ जाकर चिपक जाते हैं और ये जलवाष्पों से बदल जाते हैं जल में। क्योंकि अगर आप जलवाष्प की बात करते हैं, उनका तापमान अगर आप कम कर दोगे तो जल में परिवर्तित हो जाएंगे वो सारे के सारे। जैसे अगर आप जल है आपके पास, उसका तापमान आपने बढ़ा दिया, जो जलवाष्प बन गए, वैसे ही जलवाष्पों का तापमान अगर आप कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा से तरल जल बन जाएगा। तो तापमान आपका क्या है, घट ही रहा है। और इस तापमान पर शुरू होता है संघनन या संक्षेपण। इसका मतलब कि जलवाष्पों को दोबारा से तरल जल में परिवर्तन शुरू हो गया है, और इसे हम कहते हैं बादल का बनना। और बादल क्या करेगा, अंत में बारिश करेगा। तो बारिश होगी या नहीं होगी, किस में निर्भर करता है, निर्भर करता है कि क्या आपकी सापेक्ष आर्द्रता 100% है या नहीं है। जब तक ये 100% नहीं होगी, तब तक संक्षेपण या संघनन नहीं शुरू होगा, और तब तक बादल नहीं बनेंगे, और उसके बाद बारिश नहीं होगी। तो बारिश होगी या नहीं होगी निर्भर करता है सापेक्ष आर्द्रता पे। कितनी होगी ये निर्भर करता है आपकी निरपेक्ष आर्द्रता पे। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो तापमान की वृद्धि या घटोतरी से इन सभी चीजों पर भी प्रभाव पड़ता है, ये हम लोगों ने देखना है। इतनी बात हमें समझ में आई है। तो हम कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आप मेहनत कर लो, एक पॉइंट आता है, एक बिंदु आता है जब आपकी मेहनत सफल होती है। वो होता है कि जितना आप कर सकते थे उतना आपने कर दिया। आप कर तो बहुत सकते थे, आप में क्षमता बहुत थी, लेकिन आप बहुत कम अपने आप को आंक रहे हैं। आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो जितना आप कर सकते थे उतना ही आप अगर कर रहे हैं, तब जो सक्सेस है वो हमारे पीछे आती है, सफलता हमारे पीछे आती है। और बारिश भी तभी होती है। तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। अपनी जितनी भी सीमाएं हैं उनको और थोड़ा धक्का लगाइए, थोड़ा और मेहनत कीजिए, और मेहनत करेंगे और हम सिलेक्ट होंगे। तो लाइफ में, जीवन में जो सफलता है वो ऐसे ही मिलती है कि एक बिंदु आता है जब आपको पता होता है कि हाँ अब होगा जो कुछ होगा। उस बिंदु को आने के लिए इतना सब कुछ झेलना पड़ता है। तो संघर्ष जो है जीवन का, वो यही बताता है कि किस तरीके से आप अपने उस बिंदु तक पहुंच पाते हैं। चलिए, तो इसको हम बादलों से जोड़ते हुए, इसको बारिश से जोड़ते हुए अपने इस पूरे चीज को करते हैं खत्म। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आर्द्रता कितने प्रकार की होती हैं। एक हमने किया निरपेक्ष आर्द्रता, एक हमने किया आपका सापेक्ष आर्द्रता, एक और है इसका प्रकार जिसको हम कहते हैं, ये है आपकी विशिष्ट आर्द्रता। कि जो आपकी निरपेक्ष थी उसमें मैंने ग्राम को लिया था कि 1 लीटर में 15 ग्राम या 30 मिलीग्राम जो भी हमने किया था। ये है आपका भार हवा का और भार आपके इस जलवाष्प का, कि अगर कोई भी जो वायु है उसका भार है 90 किलोग्राम,
उसमें से अगर उसका 40 किलोग्राम जो भार है वो सिर्फ और सिर्फ जलवाष्प की वजह से है, तो ये हो जाएगी आपकी 40 किलोग्राम आपकी विशिष्ट आर्द्रता। ये हम बात करेंगे। तो ये अनुपात है 40/90, ये है आपका विशिष्ट आर्द्रता। यहाँ पर आप द्रव्यमान की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, आप जितनी भी स्टार्टिंग वाली हमने सापेक्ष निरपेक्ष करी, उसमें हम बात करते हैं निरपेक्ष में आयतन की, और सापेक्ष में तो है ही पूरा का पूरा आप कह लो कि आपका अनुपात, कि जितना आपके पास है हमने विभाजित कर दिया किससे, जितना आपके पास हो सकता था उस तापमान पे। जब ये 100% हो जाएगी तब बादल बनने शुरू होंगे, तब संघनन शुरू होगा, और तब जो है बादल बनेंगे, और उसके बाद अंत में बारिश होगी। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कुछ और भी किया था उसमें, कि तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि सूर्य की किरणें भी जिम्मेदार हैं। जितनी सूर्य किरणें आएंगी धरती पर उतना ही तापमान भी बढ़ेगा। जितना आपका सौर विकिरण होगा उतना ही आपका पार्थिव विकिरण भी तो होगा। हमने क्या था कि प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो वस्तु है पूरे विश्व में वो कहीं ना कहीं से जो ऊर्जा है वो करती है विकिरित। वो तो विकिरित करेगी ही करेगी, कम या ज्यादा निर्भर करता है कि उसका तापमान कितना है। सूर्य का तापमान ज्यादा है तो ज्यादा ऊर्जा विकिरित करेगी, धरती का तापमान कम है उससे सूरज के मुकाबले तो वो कम जितनी भी आपकी किरणें हैं उनको विकिरित करेगी। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से वो कारक हैं, जिसमें हमने महाद्वीपों और महासागरों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात करी थी। हमने बात करी थी कि जो आपकी महासागरीय धाराएं हैं वो कैसे उनको प्रभावित करती हैं, और बहुत सारे कारक जिसमें हमने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक देखा था कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आ रही है। बस एक अपवाद था भूमध्य रेखा से जब हम जा रहे थे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक, तब तापमान में वृद्धि थी। वो वृद्धि क्यों थी? क्योंकि बादलों की जो उपस्थिति है वो बढ़ा देता है धरती का एल्बिडो, और यही क्या होता है कि उस सौर विकिरण को आपने अब्जॉर्ब किए बिना, अवशोषित किए बिना ही क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया कि आप आए हैं, थैंक यू सो मच, चले जाइए। तो वो वाली जो एक कंडीशन है, वो जो स्थिति है, उसे हम कहते हैं कि धरती का एल्बिडो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो जहां बादल ज्यादा वहां सौर विकिरण धरती की सतह तक कम पहुंच पाती हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली अंत में कोई भी तापमान आपका नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये हमने कारक देख लिए थे। अब हम करेंगे संताप रेखाएं। हमने इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया था कि संताप रेखाएं क्या होती हैं। जैसे वो दो क्षेत्र जिनका तापमान समान है उनको अगर मैं जोड़ दूं तो उनको जोड़ने वाली जो एक लाइन होगी वो क्या होगी, आपकी संताप रेखा होगी। समताप नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, जिसका तापमान समान है। ये रेखाएं जो है सीधी नहीं है। देखो होना क्या चाहिए था, जो आपका अक्षांश रेखा है उसके हिसाब से ही जो तापमान है वो बढ़ना या घटना चाहिए था, है ना। कि यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर सूरज जो है काफी टाइम के लिए रहता है पूरे साल में, तो क्या करोगे, इसमें तापमान बढ़ना होना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ तापमान कम होना चाहिए, फिर यहाँ तापमान कम होना चाहिए, फिर यहाँ तापमान कम होना चाहिए, है ना। तो पूरे क्षेत्रों में ऐसा ही होना चाहिए था, जो तापमान इसका है वही तापमान इस जगह का भी तो होगा, क्योंकि तापमान किससे बढ़ रहा था, सूरज से बढ़ रहा था जनरली, तो हमारा इसका भी सेम होना चाहिए, इसका भी समान होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ महासागर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महाद्वीप नहीं है। महाद्वीप, महासागर, फिर महाद्वीप, फिर महासागर, ऐसे हमारा पूरा विश्व फैला हुआ है। तो पेपर में प्रश्न आता है कि आप बताइए समताप रेखाएं किस तरफ झुकती हैं, जब जुलाई का महीना होता है या फिर जब जनवरी का महीना होता है। मैं आपको दोनों आकृतियां बनवा रही हूं, उसको आप ध्यान से बनाना और मुझे बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए पहले हम समताप रेखाएं बनाएंगे जुलाई के महीने की। बनाओ जरा आकृति। जुलाई के महीने में ये मैंने बनाया है पूरा का पूरा महाद्वीप, और ये है आपका भूमध्य रेखा। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। ये है आपका सारा का सारा महासागर वाला क्षेत्र, ये है महासागर, ये है महाद्वीप, और ये भी है आपका महासागर। इसमें बस बात ये ध्यान रखेंगे कि हमने ये देखा था कि जो महासागरों की विशेष ऊष्मा है वो बहुत ज्यादा है, उनको गर्म होने में भी, उनको ठंडा होने में भी बहुत समय लगता है।
उसके उल्टा जो आपका महासागर महाद्वीप है उसकी विशिष्ट ऊष्मा काफी कम है और उसको गर्म होने में ठंडा होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर मैं बात करूं जुलाई के महीने की, जुलाई का महीना है तो क्या होना चाहिए, आपका उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होनी चाहिए। यहां पर मैं मान लेती हूं यहां पर तापमान है कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस। इसके बिल्कुल अगर मैं साथ में आऊं, महासागरों में आऊं, तो महासागरों में हमने क्या देखा था, विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनको गर्म होने में और समय लगेगा। तो इनका तापमान कितना है अभी, इनका तापमान है अभी 45 डिग्री सेल्सियस, इसका भी तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस। ये आपका भूमध्य रेखा, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऊपर जाओ, हमें पता है तापमान जो है वो थोड़ा बहुत कम तो होता है। ये हो गया आपका महासागरों का 45 डिग्री सेल्सियस, और जिसके साथ में लगता हुआ महासागर है उसका तापमान कैसा होगा, क्योंकि वो भी तो अभी कम ही गर्म होगा। तो यहाँ का तापमान है आपका 40 डिग्री के आसपास, 40 डिग्री। और आप और ऊपर जाओ, यहाँ पर तापमान हो गया है इसका 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि घट रहा है विद अक्षांश रेखाएं। इसके साथ का जो महासागर है इसका तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये अभी भी उतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, ठंडा ही है। तो अगर मैं उन जगहों को मिलाऊं जिनके समान तापमान है, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे मिला दूं दोनों को। यही है कि जब मैं महासागर से महाद्वीप की तरफ जा रही हूं, वैसे संताप रेखाएं कहाँ जा रही हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ। और जब मैं महाद्वीप से महासागर की तरफ जा रही हूं, तब संताप रेखाएं झुक रही हैं कहाँ, भूमध्य सागर रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, है ना। ऐसे ही होगा। सिर्फ इसका हम लोगों ने कैसे बनाया अवधारणा कि विशिष्ट ऊष्मा जो है महाद्वीप की वो कम होती है, वो जल्दी गर्म होता है, इसलिए इसका तापमान जो है पूरे के पूरे का बढ़ गया है। लेकिन इसके आसपास का जो पानी है वो अभी भी ठंडा है, इसीलिए क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, उसको ज्यादा तापमान चाहिए था अपने आप को गर्म करने के लिए, बट वो अभी पहुंचा नहीं उस समय तक। ऐसे ही होगा। तो एग्जाम में, पेपर में प्रश्न आता है कि बताइए जब आप महासागरों से महाद्वीप की तरफ जा रहे हैं तो संताप रेखाएं किस तरफ झुकती हैं। तो ये झुकती हैं आपकी ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ, और ये झुकती हैं आपकी भूमध्य रेखा की तरफ, जब महाद्वीप से महासागरों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल समान जो फिनोमेना है ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में, बिल्कुल समान है। अगर आप यहाँ देखो, ये है 50 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास का है 45 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 45 डिग्री, यहाँ पर है 40 डिग्री। तो इस तरफ से बनेगी संताप रेखा। इसमें भी क्या होगा, जब महासागरों से महाद्वीप की तरफ जा रहे हैं तब ये ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ झुक रही है, ये है आपका 90 डिग्री का दक्षिणी ध्रुव। और जब आप महाद्वीपों से महाद्वीप से महासागर की तरफ जा रहे हैं, तब जो आपकी संताप रेखाएं हैं वो झुक रही हैं कहाँ, भूमध्य रेखा की तरफ। जुलाई की बात कर रहे हैं इतनी, ये जुलाई है। अब मैं बनाती हूँ जनवरी की आकृति, बनाइए जरा। ये है आपका पूरा महाद्वीप, ये है भूमध्य रेखा, ये है 30 डिग्री अक्षांश, ये है 60 डिग्री अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं 30, 60 और 90। यहाँ पर सारा का सारा पानी है, यहाँ पर हम बना लेते हैं सारा का सारा पानी। अब हम बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में मुझे पता है कि जो महाद्वीपों वाला क्षेत्र है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जितना कम समय उसको गर्म होने में लगता है उतना ही कम समय उसको ठंडा होने में भी लगता है ना। तो तापमान हल्का से नीचे गिरा और एकदम से तापमान बहुत ज्यादा यहाँ पर बीच में मध्य में महाद्वीप के गिर गया। जैसे यहाँ पर है, मान लो कि आपका 5 डिग्री सेल्सियस, इसके मुकाबले जो आपके महासागर हैं बिल्कुल सेम अक्षांश रेखा पर, उनका तापमान कैसा होगा, करीब 10 डिग्री, कि इसको अभी ठंडा होने में और समय लगेगा, क्योंकि इसको और ऊर्जा अभी निकालनी है, क्योंकि तापमान इसको कम करना है अपना। तो ऊर्जा भी इतनी निकली नहीं है, क्योंकि बहुत ऊर्जा चाहिए होती है इसको। ऊपर जाओ आप, यहाँ तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास का तापमान कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी भी इसका तापमान जो है थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इसने अपना तापमान बहुत जल्दी लूज कर दिया है और इसने तापमान अपना अभी इतना जल्दी खत्म नहीं किया है। तो अगर मैं जगहों को मिलाऊं तो ये हैं आपकी संताप रेखाएं,
संताप रेखा है एक ये। अगर आप जनवरी में सर्दियों में महासागर से महाद्वीप की तरफ जा रहे हैं तब ये झुकती है कहाँ, भूमध्य रेखा की तरफ। और जब आप महाद्वीपों से महासागर की तरफ जा रहे हैं तब ये झुक रही है कहाँ, ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ। तो ये ऐसे सीधी होने की बजाय अगर क्या होता है, ऐसे सीधी होती है, लेकिन ये ऐसी नहीं है, क्योंकि ये सीधी तब होती जब सारे महाद्वीप होते पूरे अक्षांश रेखा पर, या फिर सारे महासागर होते पूरे अक्षांश रेखा पर। लेकिन क्योंकि कहीं महासागर है, फिर कहीं महाद्वीप है, फिर महासागर है, फिर महाद्वीप है, इसीलिए जो तापमान की रेखाएं हैं समान तापमान की, वो ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है। और ये होती कैसे हैं, ये हमने देख लिया। जुलाई के महीने में आपको देखने को मिलेगा ये वाला आकृति, और जनवरी में देखने को मिलेगा आपको ये वाला आकृति। तो आपने ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा हो कि बताओ जनवरी में जो अक्षांश रेखाएं हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ आप ध्रुवों की तरफ ही जाती हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, नहीं, क्योंकि वो निर्भर करता है कि क्या आप महाद्वीपों से महासागर की तरफ जा रहे हैं या महासागर से महाद्वीप की तरफ आ रहे हैं। तब उसका जो उत्तर है वो बदल जाएगा, क्योंकि अगर आप महासागर से महाद्वीप आएंगे तो वो भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी जनवरी में, और अगर आप ऐसे जाएंगे महाद्वीप से महासागर तो वो जाएगी ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ। इसका पूरा अवधारणा किसके ऊपर बेस्ड है आपका, सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा के अवधारणा पे। अगर आपको विशिष्ट ऊष्मा समझ में आई है तो आपको ये भी समझ में अवश्य आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। आपको फिर भी अगर लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं हमें। चलिए, एक तो ये हो गया कि तापमान की संताप रेखाएं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे हैं, ये हमने देख लिया। अब हम करने जा रहे हैं तापमान का व्युत्क्रमण। जैसे आप इस आकृति को देखो जरा, देखो ये है आपकी संताप रेखाएं 25 डिग्री वाली, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे है। ये है आपका जब जुलाई है। तो जब महासागरों से महाद्वीप की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। जब महाद्वीप से महासागर की तरफ जाओगे तो ये नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप देखो दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर क्योंकि ज्यादा महाद्वीप नहीं उपस्थित है, इसीलिए जो सारे की सारी संताप रेखाएं हैं वो कुल मिलाकर सीधी हैं, क्योंकि कोई महाद्वीप बीच में है नहीं, क्योंकि उसका तापमान तो बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी कम होता है। जब वो है ही नहीं तो पूरा जो महासागर है उसका तापमान तो समान ही रहता है, तो वो बिल्कुल सीधे आपके इस तरीके से जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में संताप रेखाओं में बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में ऐसा, क्योंकि हम रहते हैं वहां पे, जहां इंसान रहेंगे वहां कुछ ना कुछ तो उल्टा होना ही चाहिए, फिर फायदा क्या नहीं तो रहने का। तो ऐसे जगहों पर जहां पर इंसान नहीं है, जहां पर महाद्वीप ही नहीं है, वहां पर अक्षांश रेखाओं के बिल्कुल समानांतर ही क्या बहते हैं, आपके संताप रेखाएं सीधी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। चलिए, एक तो ये हमने देख लिया। दूसरा, ये जो है ना आपके पूरे के संताप रेखाएं, ये जनवरी में ज्यादा मुड़ती हैं, सर्दियों में ज्यादा मुड़ती हैं मुकाबले जुलाई के, क्योंकि तापमान में जो कमी है ना बहुत ज्यादा ऐसे अंतर लेकर आती है। तो ये भी ध्यान रख लेना कि जनवरी में संताप रेखाएं ज्यादा मुड़ती हैं, किसकी तुलना में, जुलाई की तुलना में। चलिए, अब हम करते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। देखिए तापमान का व्युत्क्रमण होता क्या है। अगर हम देखें, पहले तो देख लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, व्युत्क्रमण तापमान का। बस दिखा रही हूँ कि कई बार पता नहीं होता ना कि कैसे लिखना है उसको, तो ये आपको पता है कि इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगर मैं देखूं, मुझे पता है कि अगर मैं क्षोभ मंडल में हूं, मैं अभी मान लेती हूँ कि मैं 0 डिग्री पर हूं, तो कम से कम 18 किलोमीटर तक तो क्या रहेगा, मेरा क्षोभ मंडल रहेगा, है ना। आप ऊपर की तरफ जाओ तो हमने क्या देखा था कि ऊपर जाते हुए जो तापमान है वो होता है आपका कम। तापमान धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते थे सामान्य ह्रास दर। और ये जो सामान्य ह्रास दर थी, ये कितनी थी कि हर 165 मीटर पर कम हो रहा है तापमान, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब ये जो पूरा का पूरा चीज है ये फॉलो नहीं होती। ऐसा क्यों है, पहले तो हम ये देखेंगे कि तापमान वास्तव में कम होता क्यों है। देखिए, हमने ये देखा था कि जो धरती का वातावरण है वो गर्म होता है क्योंकि जाने वाली जो पार्थिव विकिरणें हैं उनको रोक लिया जाता है, किनके द्वारा, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा। जो आपकी ये पार्थिव विकिरण हैं
अब आप ये सोचो कि जिस भी जगह से ये विकिरणें निकल रही हैं, हमें ये पता है कि दिन में सौर विकिरण आती है और रात में आपकी पार्थिव विकिरण चली जाती है, क्योंकि पूरे दिन में वो आती रहेगी, धरती गर्म होती रहेगी और जब धरती पूरी गर्म हो गई है तब वो क्या छोड़ना शुरू करेगी, ये पार्थिव विकिरण। क्योंकि हर एक जो शरीर, हर एक जो बॉडी जो गर्म है वो क्या करेगा, ऊर्जा को विकिरित करेगा। कैसा, ऐसा किसने कहा, प्लैंक ने कहा, हमने नहीं कहा। प्लैंक ने पूरी रिसर्च कर रखी है इस पे, तो बताकर गए तो कुछ ठीक ही बताकर गए होंगे। तो हर चीज से एक ऊर्जा आती है, जैसे होता है ना कि हर एक इंसान से एक ऊर्जा आती है। कोई आप कह लो नकारात्मक ऊर्जा है, कोई सकारात्मक ऊर्जा है। किसी को देख के लगता है कि हाँ अब मूड अच्छा है, किसी को देख के लगता ही है कि क्यों ही देख लिया। तो ये जो ऊर्जाएं हैं वो हर किसी से ऐसे विकिरित होती हैं। वैसे ही जैसे सूरज से आ रही हैं, वैसे ही धरती से भी जा रही हैं। आप सोचो कि जब मान लो कि आप सूरज के बिल्कुल पास जा रहे हैं, जो कि ऊर्जा का स्रोत है, अगर आप जितना उसके पास जाओगे उतना तापमान आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना आप सूरज से दूर जाओगे उतना ही तापमान क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका कम होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे, अगर धरती जो है ये सारी विकिरणें विकिरित कर रही है, अगर ये विकिरित कर रही है, तो अगर आप इसके दूर जाओगे, आप इसके वायुमंडल में जाओगे, तो इसकी जो तीव्रता है वो भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा स्रोत है वो धरती का धरातल है, इसीलिए अगर आप दूर जाओगे इससे, इसलिए इनकी जो तीव्रता है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए धरती का जो तापमान है, वायुमंडल का जो तापमान है, ऊंचाई के साथ साथ, उत्तुंगता के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा है आपका इसका एडियाबैटिक कूलिंग। एक है आपकी एडियाबैटिक कूलिंग, जिसे हम कहते हैं रुद्धोष्म शीतलन। रुद्धोष्म शीतलन ये होता है जब कोई भी जो ऊर्जा है वो हस्तांतरित नहीं हुई है। जैसे हम कहते हैं कि ये गर्म है, अगर ये ठंडा है, आप दोनों को मिला दोगे तो दोनों का तापमान क्या है, समान हो जाएगा, क्योंकि गर्म तापमान ने कम तापमान वाले क्षेत्र को ऊर्जा प्रोवाइड कर दी, ऊर्जा उसको दे दी। लेकिन ऐसा जब ना हो कि कोई भी ऊर्जा हस्तांतरित नहीं हुई है लेकिन फिर भी तापमान कम हो गया है, उसे हम कहते हैं रुद्धोष्म शीतलन। जैसे हम क्या करते हैं कि जब तापमान धरातल का ज्यादा है, जब इसका जो तापमान है अगर वो ज्यादा होगा तो इसके ऊपर जितने भी वायु के कण हैं, जो गैस हैं, वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और अगर वो गर्म होगी तो वो क्या होगी, थोड़ी सी फैलेगी, और अगर वो फैलेगी तो वो हल्की हो जाएगी। हल्की होने के बाद क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना वो शुरू कर देती है। जो भी चीज हल्की होगी वो ऊपर जाती है, जो भी चीज घनी होगी वो नीचे आती है। ये हमने देखा था ना जब हम लोगों ने विवर्तनिकी सिद्धांत भी किया था। तो उसी प्रकार से जो भी चीज गर्म है वो थोड़ा सा फैलती है, और जब फैलती है तो वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, और हल्की चीज जाती है ऊपर की तरफ। ये सारे के सारे जितने भी आपके गैस के अणु थे ये चले गए ऊपर की तरफ, थोड़ा थोड़ा क्या हो गए, ये फैल गए, ये दूर दूर हो गए। और जब ये दूर दूर हो गए तब क्या हुआ, इन सभी में कोई भी जो ऊर्जा है वो हस्तांतरित नहीं हुई है। लेकिन हमें तो लगा ना कि ऊर्जा कम हो गई है, क्योंकि हमें तापमान जब लगता है जब हमारे शरीर पर काफी सारे जो गर्म कण हैं वो लगते हैं बार बार। अगर ये कण ही आपस में दूर दूर हो जाएंगे, तापमान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम समान बिल्कुल कैसा आपका ये तापमंडल कि कण तो कम है लेकिन वो ज्यादा गर्म है, लेकिन आपको गर्मी लगेगी नहीं, क्योंकि आपके शरीर पर वो बहुत ज्यादा ऐसे प्रभावित नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसे हम कहते हैं रुद्धोष्म शीतलन, कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे इन सभी के बीच में जो क्षेत्र है, इनके बीच दूरी है वो बढ़नी शुरू होती है, और इसी वजह से आपको लगता है कि तापमान जो है कम हो गया है, क्योंकि ये जो कण है दूर थोड़े थोड़े दूर की तरफ हो गए हैं। तो दो चीजें हैं, पार्थिव विकिरण की वजह से और दूसरा आपके रुद्धोष्म शीतलन की वजह से हम अब जब ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में तब तापमान में कमी आनी शुरू हो जाती है, इन दो कारणों की वजह से। ये दो कारण हमने देख लिए। अब यही दो कारणों को देखकर हम ये देखते हैं कि तापमान का जो व्युत्क्रमण है वो कैसे होता है। हम एक स्थिति मानते हैं कि एक चीज है, अभी है सर्दियां, अभी सर्दियां हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप अगर कहो सरल भाषा में, तो क्या होता है कि जो ठंडी चीज है
जो आप कह लो कि हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्षोभ मंडल में धरातल है धरती का, तो वास्तव में होता है तापमान में कमी आती है। यहाँ तापमान है 20 डिग्री, यहाँ तापमान है 15 डिग्री, यहाँ तापमान है 10 डिग्री, ऐसे होता है। लेकिन तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, जब यहाँ का तापमान हो 20 डिग्री, यहाँ का हो 22 डिग्री और यहाँ का हो फिर से 15 डिग्री। तो जब आप ऊंचाई पर जा रहे हैं तब तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तब हम कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण हो गया है। ठीक है, और ये होता है कहाँ, क्षोभ मंडल में। कहाँ तक, कम से कम 400 मीटर तक ही जो है ये चीज हो जाती है। लेकिन ये 400 मीटर तक होती कब है, जब सर्दियां होती हैं। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो होनी चाहिए सर्दियों की लंबी रात्रि, सर्दियां होनी चाहिए। दूसरा, लंबी रात होनी चाहिए। अब लंबी रात से देखो होगा क्या, हमने ये देख लिया कि सर्दियों में सौर विकिरण आई, पूरे दिन आई, और रात में जो पार्थिव विकिरण है वो चली गई। जब रात लंबी है तो सुबह तक होते होते क्या होगा, पूरी की पूरी जो विकिरण है आपकी पार्थिव वाली, वो सुबह के 3 बजे तक, 4 बजे तक चली जाएगी सारी की सारी। और सूरज अभी भी आना है 8-9 बजे तक, तो बीच के जो 4 घंटे हैं इसमें क्या होगा, धरती बहुत ठंडी हो जाएगी, क्योंकि पूरी जो ऊर्जा थी उसने भेज दी स्पेस में दोबारा। जब ये ठंडी हो जाएगी तो आसपास के जो गैस के कण हैं, जो हवा के कण हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। अगर ये ठंडे हो गए तो इसके जो ऊपर वाले हैं वो भी क्या हैं, काफी ज्यादा ठंडे हैं। जो ज्यादा ठंडा होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा घना होगा। और इसीलिए जो आपकी ठंडी गैस है, ठंडे जो धूल के कण हैं, ठंडे जितने भी आपके अणु हैं, वो सब कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर आकर ऐसे जम जाते हैं। और इनके ऊपर क्या होती है, ये गर्म, जो इनसे कम गर्म होती है, मतलब होती ये भी ठंडी है बट इनसे गर्म होती है। कि जैसे इनका तापमान 5 डिग्री है, इसका तापमान आपका 8 डिग्री है दोनों ठंडी, लेकिन इसका तापमान थोड़ा सा ज्यादा कम है, इसलिए ज्यादा ठंडी है, ज्यादा ये घनी होगी। घनी चीज क्या है, वो नीचे की तरफ आती है, तो ये इसको धक्का मार के भी नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। ये आगे, ये कब यहाँ पर अपनी जगह बना लेंगे, कब स्थिति अपनी बना लेंगे, जब कोई भी ऐसी हवा नहीं है जो इनको यहाँ से हटा रही है, कोई भी ऐसी हवा नहीं है, क्षैतिज हवा नहीं है जो इनको हटा दे। तो किसी भी क्षैतिज हवा के ना होने की वजह से क्या होता है, इनको हम कहते हैं कि शांत हवाएं होनी चाहिए। ये है आपकी दूसरी स्थिति। पहली, सर्दियां होनी चाहिए, लंबी रात। क्यों, क्योंकि 3-4 बजे तक चला जाए सारा का सारा पार्थिव विकिरण, और अब समय आ जाए पूरा का पूरा धरती के ठंडा होने का। और जितनी भी आपकी ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ आ गई, नीचे की तरफ सघन होती 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 नीचे की तरफ आके जम गई। ऊपर रह गया आपकी थोड़ी सी गर्म हवाएं। हम ठंडी नहीं बोलेंगे उन्हें, हम गर्म नहीं बोलेंगे, बस ये हम बोल देंगे कि कम ठंडी, क्योंकि दोनों ही ठंडी है। 8 डिग्री पे तो कहाँ गर्म होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो एक तो हो गई शांत हवाएं। दूसरा, अगर मान लो कि जब धरती से पार्थिव विकिरण जा रही थी और ऊपर थे आपके बादल, बादल क्या करते थे, बादलों का काम ही ये है, चाहे वो सौर विकिरण हो उसको दोबारा से भेज देना, और चाहे वो पार्थिव विकिरण हो उसको दोबारा से नीचे भेज देना। अगर बादल बहुत सारे हैं तो जो ऊर्जा जा रही थी उसको जाने नहीं मिलेगा, वो टकरा के दोबारा यहाँ आ जाएगी। जब दोबारा टकरा के यहाँ पर आ जाएगी तो इसका जो तापमान है पूरे वायुमंडल का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा। तो कोई भी तापमान में कमी नहीं आई। जब तापमान में कमी नहीं आई तो कोई भी चीज जो है वो घनी नहीं हुई, और जब घनी नहीं हुई तो वो नीचे की तरफ नहीं आई। तो ठंडी हवा नीचे नहीं है, गर्म हवा ऊपर नहीं है, तो तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हुआ। तो 3 स्थितियां ऐसी हैं, जब सर्दियां हैं, लंबी रात है, और आपकी जो रात है वो है मेघ विहीन। मेघ विहीनता जो है वो भी इसकी एक स्थिति है। मेघ विहीन होनी चाहिए और शांत हवाएं होनी चाहिए। कोई भी क्षैतिज हवा ऐसी ना हो कि पूरे के पूरे जमे हुए इस ठंडी हवा को उड़ाकर अपने साथ ले जाए। तो जब ऐसा नहीं होता है तब हम कहते हैं कि तापमान का व्युत्क्रमण हो गया है, और ये बनती है आपकी पूरी की पूरी ये स्थिति कि नॉर्मल तो ऐसा होगा, यहाँ पर गर्म हवा, यहाँ ठंडी हवा और ठंडी हवा, ऐसे ही होता है। यहाँ पर ठंडी हवा, फिर गर्म हवा, फिर ठंडी हवा। तो ये जो 400 मीटर का आपका क्षेत्र है उसे हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में देखने को मिलता है हमें धरातल का व्युत्क्रमण, धरातल पर तापमान का व्युत्क्रमण। एक तो ये आपको आई थिंक
मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर भी मुझे आप बता सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे घाटियों में व्युत्क्रमण। जैसे अगर हम देखें तो जो घाटियां होती हैं, घाटियां कैसे बनती हैं? ये है आपका पर्वत, ये है नीचे आपकी घाटी। सेम वही समान सब कुछ, सर्दियां, लंबी रात और शांत हवाएं और मेघविहीन रात, ये 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। या ना भी हो, नॉर्मली क्या होता है ना कि जो भी घाटियां हैं उनमें तो आपका ये आम तौर पर ये जो पूरा का पूरा अवधारणा है वो देखी ही जाती है। जैसे जब रात है ना, जब रात है तो ये जो उतने भी आपके ये पर्वत हैं जिनके ऊपर बर्फ मतलब बर्फ है जिनके ऊपर, ये और भी ठंडे हो जाते हैं। जब ये और भी ठंडे होंगे तो जो ठंडी हवा होती है इनके आसपास, ठंडी हवा कहाँ जाएगी? वो नीचे की तरफ आएगी, वो नीचे की तरफ आएगी और वो यहाँ पर आकर क्या है, पूरी की पूरी जमनी शुरू हो जाएगी। जम गई यहाँ पर। इसके ऊपर जो हवा है थोड़ी सी कौष्म है, थोड़ी सी गर्म है। यहाँ पर शीत हवा और यहाँ पर शीत वायु और यहाँ पर आपकी कौष्म हवा। ठीक बात। अगर जितने भी आप खेती, ये देखो अब होता क्या है, ये है आपका कोहरा। चाहे हमने धरातल वाली बात करी, चाहे आपने ये वाली बात करी, इसे हम कहते हैं कोहरा। तो कोहरा होता क्या है? कोहरे में क्या हुआ, धरातल है ये आपका, ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ आई है, अपने साथ यहाँ पर क्या है आपके धूल के कण भी हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक भी है। जब ऊपर से ये आए, जितने भी आपके जल वाष्प थे, अगर इनका तापमान कम हो जाएगा तो वो क्या बन जाते हैं? पानी बन जाते हैं। तापमान कम कर दो, जल वाष्पों का पानी बन जाएंगे, जल बन जाएंगे, तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इन धूल के कणों के साथ लग के ये क्या बना लेते हैं? जल वाष्प बन जाते हैं। जल जैसे बादल बन रहे थे, सेम वही हो रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो हो रहा था ऊपर आपके वायुमंडल में, ये हो रहा है धरातल के पास। बादल है शोभमंडल में, ये है धरातल के पास। दोनों का बनने का सेम बिल्कुल समान प्रक्रिया है, बिल्कुल समान है। हम ये बोल सकते हैं कि जो कोहरा है ना, ये आपका धरातल पर बादल है, बिल्कुल समान प्रक्रिया पर बनता है। ये आपका धरातल पर बादल है क्योंकि जितने भी जलवाष्प ऊपर से नीचे की तरफ आए वो इन नाभिकों के चारों तरफ चिपक कर जल में परिवर्तित हो गए, क्योंकि तापमान कम हो गया था। जब तापमान कम हुआ तो कोहरा बन गया, यहाँ पर भी कोहरा बन गया। तो ये कोहरे के बनने की जो प्रक्रिया है ये कब होती है? जब तापमान में व्युत्क्रमण होता है। और ये जो है कि आपकी ठंडी हवा नीचे की तरफ आ गई है, इसे हम वायु अपवाह भी कह सकते हैं। वायु अपवाह या फिर एयर ड्रेनेज जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। इससे क्या होगा, जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने घर अपने यहाँ पर बनाए हुए हैं, वो क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे? कोहरा महसूस करेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने घर इस घाटी के हल्के से ऊंचाई पर बनाए हुए हैं, वो कोहरे से बच जाएंगे। और कोहरे से अगर आपने फसलों को बचाना है तो आप उनको क्या लगाइए, थोड़ा घाटी की ऊपर ऊंचाई पर ही लगाइए, क्योंकि यहाँ पर बार बार कोहरा आएगा और कोहरा जो है, पाला जो है, किसी भी फसल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक बात है। तो इसीलिए जितने भी लोग घाटियों में रहते हैं वो रहते भी थोड़ा सा वैली घाटी की ऊंचाई पर ही हैं, बिल्कुल धरातल पर तलछटी पर घर नहीं बनाते हैं, नॉर्मली आमतौर पर नहीं बनते हैं, और यहाँ पर बनते हैं और यहीं पर ही आपकी खेती भी होती है, ताकि हम फसलों को बचा सके इस पूरे के पूरे इस प्रक्रिया से। ठीक है। तो घाटियों में जो तापमान का व्युत्क्रमण है वो बहुत ही आमतौर पर देखा जाने वाली प्रक्रिया है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में तो ऐसा होता ही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होगा, तापमान धरातल का कम होता ही है, क्योंकि सूरज की किरण तो पहुंच नहीं पाती वहां तक। धरातल का बिल्कुल कम तापमान है, ऊपर भी जो आपकी हवाएं उनका तापमान कम होगा, ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, थोड़ी सी गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, तो मौसम थोड़ा सा शांत सा हो जाता है। जब कोहरा होता है ना तो बहुत शांत मौसम होता है। आप खुद भी देखना कि जिस लंबी रात में, जिस सर्दी वाली लंबी रात में बादल है, तब कोहरा नहीं बनता और तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें भी। तो तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि जाने वाली सौर विकिरण को, जाने वाली पार्थिव विकिरण को रोकने वाला कोई नहीं है। और जब हवा चल रही होती है तब कोहरा नहीं बनता। ठंड भी उसी टाइम ज्यादा होती है। कोहरे में तो हम झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हवा चलती है तब नहीं झेल पाते। तो कोहरा ठीक है, सर्दियों में अगर होना ही है तो कोहरा ठीक है। हवा जब चलेगी, शांत हवाएं चाहिए कोहरा बनने के लिए, इसलिए जब हवाएं चलेंगी तब कोहरा नहीं बनेगा।
ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में ये जो तापमान का व्युत्क्रमण है वो आमतौर पर होता रहता है। अगर हम नॉर्मल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो ये वहाँ पर तब होता है जब सारा का सारा जो ये 3 स्थितियां हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती हैं कि हाँ सर्दियां हैं, लंबी रात है, मेघ विहीन रात है और शांत हवाएं हैं, ताकि तापमान बढ़े नहीं मेघों के रहने की वजह से, वापस टकरा कर ना आए आपकी सारे के सारे पार्थिव किरणें, और शांत हवाएं हो ताकि जितना भी ठंडी हवा नीचे अपने आप को जमा रही है, कोहरा बना रही है, उसको अपने साथ लेकर ना चली जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं तापमान के व्युत्क्रमण के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जलवायु का एक घटक किया है। हम जलवायु घटक कर रहे हैं ना, जिसमें तापमान करेंगे पहले, फिर दबाव करेंगे, फिर आपका आर्द्रता हम लोगों ने कर लिया आज ही, फिर हम वर्षण करेंगे, रेनफॉल हम करेंगे, बादल करेंगे। बादल कैसे बनते वो भी हम लोगों ने देख लिया, संघनन हम लोगों ने देख लिया। तो हमारा अब जो मोटे तौर पे क्या रहता है, दाब, प्रेशर की हम बात करेंगे। ये प्रेशर है, ये हवाओं के चलने का जो सबसे मुख्य कारण है ना, वो दबाव है, वो दाब क्षेत्र है। कहीं पर उच्च दाब क्षेत्र है, कहीं पर निम्न दाब क्षेत्र है। हवाएं कैसे चलती हैं, कैसे नहीं चलती हैं, ये हम देखेंगे अपने आगे आने वाली क्लास। आप देखिए, इसमें आपको कोई डाउट ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ ना हो पढ़ने में, आप इसको रिवाइज कीजिए। कोई भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है तो आप बता दीजिए हमें, हम थोड़ा सा और कोशिश करेंगे आपको समझाने की। छोड़ तो नहीं देंगे कि चलो नहीं आया तो नहीं आया, हम समझाने की कोशिश पूरी करेंगे। आप इसको देखिए, आप इसको समझिए, कोई भी समस्या होती तो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।